तीसरा लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं और इस वीक का लास्ट लेक्चर भी है ये। तो हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम आपके साथ बात करते हैं। तो कल आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे आपके साथ ऑन इशू जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो जारी रहेगा और इसके ऊपर हम मज़ीद बात जो है वो जारी रखेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी जो है वो प्रेजेंटेशंस को देखते हैं आज की कि क्या है, कैसे प्रिपेयर की है मैंने। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपके सामने आ चुकी है और लेट्स मैक्सिमाइज इट, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब बच्चे इस बात में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्रोडक्शन का मतलब है कन्वर्टिंग मटेरियल दैट इज़ इमटेरियल एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ प्रोडक्ट। कल ये भी बात हुई थी आपके साथ, हमने ये डिस्कस किया था यहाँ से कि जनाब जो है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट पे बात की थी और ये हमने मुकम्मल किया था। सारी बात डिस्कस की थी थोड़ी सी क्वालिटी इश्यूज़ के ऊपर कि हमने कहा था कि क्वालिटी की 8 डायमेंशन है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, फीचर्स क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, कन्फॉर्मेंस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सर्विसबिलिटी क्या है, एस्थेटिक्स क्या है और परसीव्ड क्वालिटी क्या है। ये कल हमने क्वालिटी के हवाले से बात की थी। आज का जो हमारा सेशन है ये फोकस्ड रहेगा इस बात के ऊपर कि कंपेटिटिव एडवांटेज बहरहाल जो है वो एक पर्टिकुलर तरीका है, मेथड है जिससे हम इसको गेन करते हैं। तो हमने एक तो ये बात करनी कि कंपेटिटिव एडवांटेज है क्या। दूसरी चीज़ जो हमारी ज़ेरे बहस रहेगी आज वो ये होगी, दूसरी जो बहस रहेगी वो ये है कि इस कंपेटिटिव एडवांटेज को हमने रिटेन किस तरह से करना। तो लिहाजा हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। इस हवाले से सबसे पहले तो जो चीज़ इस चैप्टर में ज़ेरे बहस आती है वो है कि हमें एक अदद वैल्यू चेन की ज़रूरत है, हमें एक अदद वैल्यू चेन की ज़रूरत है, एक अच्छी वैल्यू चेन जिसके ज़रिए हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें और कामयाबी के साथ कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले आप दोस्तों के साथ बात शुरू करते हैं। देखिए वैल्यू चेन के मामले में जब हम बात करते हैं तो इस इशू पे डिस्कस किया जाता है पोर्टर वैल्यू चेन को। पोर्टर वैल्यू चेन ये कहती है कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। एक वो एक्टिविटीज़ जिनको एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज़ कहते हैं, प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। और दूसरी वो हैं जिनको हम सपोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का या सेकेंडरी वैल्यू एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। ये दो एक्टिविटीज़ हैं। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि मेन एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जैसा कि उनके नाम से जाहिर है इनका बुनियादी मकसद है आपकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं
कि सबसे पहले तो इसमें ये देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। देयर आर 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़। वन ऑफ देम इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। हम इसको समझने के लिए कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैं ज़रा इसको हटा के इसके अंदर कुछ स्लाइड्स ऐड करता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ आसानी के साथ। तो देखिए जैसा कि हम इसको आपके साथ शेयर किए हुए हैं, मैं एक दफ़ा एहतियातन स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई एक्टिविटी जो है वो आपके सामने ना आए। तो बेटर ये है कि एक दफ़ा स्टॉप करके इसको दोबारा शेयर करते हैं आपके साथ ताकि इंश्योर हो जाए कि आपके सामने ये स्लाइड काम कर रही है। जी, तो हमने ये कहा कि जी बात ये है कि देयर आर प्राइमरी एक्टिविटीज़ विच आर 5 एक्टिविटीज़। नंबर 1 इज़ inbound logistics, number 2 is operation, number 3 is outbound logistics, number 4 is marketing and services, number 5 marketing and sales, sorry, and number 5 is services. अब ये 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अब इसके अंदर ये जो 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम इनको देखते हैं कि these are 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नंबर 1 सवाल ये है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है क्या। देखिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि हमारा जितना भी मटेरियल है, ज़ाहिरी बात है वो कहीं ना कहीं से तो हम पिक करके लाते हैं। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ के साथ है कि वी शुड ब्रिंग द मटेरियल टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, है ना जी। तो मैंने ट्रक का साइन इसलिए बनाया है कि आम तौर पे आप बच्चे हाईवेज पे फिरते होंगे और देखा होगा कि लकड़ी, लोहा यानी स्टील, रबड़, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट हैं वो ट्रक्स पे लोड किए जाते हैं और ट्रकों के ज़रिए वो ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाए जाते हैं। इस अमल को हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में शामिल करते हैं। नंबर 1 यानी मटेरियल को कलेक्ट करना और मटेरियल को कलेक्ट करके आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना। कलेक्ट करके आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना, ये काम है हमारे लॉजिस्टिक्स का। सो दिस इज ऑल डन बाय लॉजिस्टिक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे वेयर हाउस में आ जाता है। जाहिर है वेयर हाउस में इसको मेंटेन किया जाता है, वेयर हाउस में से रखा जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, जो भी आप कह लीजिए। स्टोर का टर्म आसान लगता है तो स्टोर समझ लीजिए कि यहाँ पे इसे स्टोर किया जाता है। लेकिन हाफिज साहब इसे प्रोक्योरमेंट नहीं कहूँगा मैं, प्लीज़। अच्छा, तो मैं इसे जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं कहूँगा। और हमजा इकबाल मैं इसकी डेफिनेशन ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा इसकी डेफिनेशन तक पहुँचने में। यानी फिल फोर मैं कोई गोथिक वर्ड लिख दूँ तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स अ डेफिनेशन, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। पहले हम पूरी वैल्यू चेन डिस्कस करते हैं और फिर हम वैल्यू चेन को ही लिख देंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। यानी डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अच्छा, अब हाफिज साहब आपने इसे प्रोक्योरमेंट नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना कि देखिए प्रोक्योरमेंट की टर्म अलहदा लिखी हुई है, वो एक अलहदा काम है। इसका काम सिर्फ ये है कि मटेरियल को उठाना है, उठा के ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर आना है। ठीक हो गई जी बात। यानी मैं रिपीट कर देता हूँ
इसका काम परचेज एग्रीमेंट करना इनका काम नहीं है। ये ड्राइवर हैं, ये क्लरिकल स्टाफ है, ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनका काम ये है कि मटेरियल मार्केट से उठाना है या सोर्स से उठाना है और उसे ला के जो हमारा स्टॉक है कंपनी का वेयर हाउस है वहां तक से पहुंचाना है। ये है हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, अब इसके बाद आगे हमारा जो है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है ये कि हमने आगे मशीनरी और इक्विपमेंट लगाया हुआ है। नंबर 2, मशीनरी और इक्विपमेंट लगाया हुआ। तो ये जो मैं गरारी सी बना रहा हूँ ना आपके सामने, समझिए ये मेरी मशीन है। तो इस मशीन के जरिए मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया मैंने प्रोडक्ट में। फर्ज कर लीजिए लकड़ी थी, मैंने उसके चेयर बना दिया, उसका टेबल बना दिया, तो ये मेरी लकड़ी के टेबल बन गया, चेयर बन गई, तो ये मैंने बना दिया। अब ये मेरा ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन में इन द रियल सेंस आई हैव कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल, कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू गुड। मैंने मटेरियल को गुड्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर यही जो कुर्सियां बन गई हैं, चेयर बन गए हैं, गाड़ियां बनी हैं, जो भी बनाया मैंने, अब जाहिर बात है ये फिर दोबारा स्टॉक में रखी जाएगी। जाहिर है तैयार करके खुले आसमान के नीचे तो नहीं रख देना, जाहिर है उनको स्टॉक के नीचे रखना है, संभाल के रखना है। और फिर जब ऑर्डर करेगा कस्टमर तो फिर हम इसको छोटी वैन पे रखेंगे और उसके घर तक छोड़ के आएंगे या रिटेलर से आगे छोड़ के आएंगे। तो ये जो हमारा काम है ये है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो ये हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया। अब इनबाउंड क्या था? इनबाउंड ये था जब इसमें हम लेकर आए बाहर से। ऑपरेशंस में हमने कन्वर्ट किया मटेरियल को गुड्स में, और जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है उसके अंदर वही मटेरियल जो था वो गुड्स में कन्वर्ट हुआ और फिर वो गुड्स जो है हम कस्टमर के घर तक पहुंचा के आए हैं। ये हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप। इनबाउंड समझ आ गया, ऑपरेशन समझ आ गया, और तीसरा हमें आउटबाउंड समझ आ गया। इसमें एक बात का ख्याल रखना, लाजिम नहीं है कि जहां प्रोडक्शन हो जाएगी उसके आगे फिर स्टॉक अलहदा बनाए। हम उसी स्टॉक में वापस उसी रूम में जाके भी जगह रख सकते हैं। यानी एक ही स्टॉक में इनबाउंड का माल भी पड़ा हो और जो रेडीमेड हो गया या प्रिपेयर्ड हो गया या मैन्युफैक्चर्ड हो गया, जिसको आप आसान ज़बान में अपनी ज़बान में कहते हैं फाइनल गुड, तो फाइनल गुड की शक्ल बन गया, वो भी वहाँ रखा जा सकता है। तो ये हो गया जी हमारा जो है, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लिहाजा इसमें 3 बातें कवर हो गई, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कवर हो गया, एक ऑपरेशन कवर हो गया और एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कवर हो गया। तो ये 3 बातें जो हमने इसको कवर कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा 4th और इम्पॉर्टेंट स्टेज है उस पर जाने से पहले हमें एक दफा मेक श्योर कर लेना चाहिए कि क्या स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात क्लियर है। तो हर स्टूडेंट को यहाँ लिखना होगा कि अगर क्लियर है तो क्लियर है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है जी। तो रुकबा कह रहे हैं ठीक है, कह रही है कि ठीक है, हाफिज साहब कह रहे हैं ठीक है, तलहा भी यही कह रहे हैं और बाकी बच्चों का भी यही ख्याल है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हाफिज साहब एक फ़र्क पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्क है प्रोडक्शन और ऑपरेशन में। देखिए, प्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, production is a part of operation is a processes inside your organization. There's a whole process is called operation. Production is out of them is one major operation. So hope it's clear.
अब फोर्थ जो आपका स्टेप है वो है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। अब मार्केटिंग एंड सेल्स के जो काम हैं अगर आप एनालाइज करें तो आसान अल्फाज में इनका काम ये है कि ऑर्डर जनरेट करना, या दूसरे अल्फाज में बिजनेस जनरेट करना इनका काम। उस काम के लिए ठीक है कि ये एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग भी करते हैं और सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सेल्स प्रमोशन भी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं ताकि हमारे माल को, हमारी चीज़ों को ज़्यादा बेच सकें। लेकिन मार्केटिंग के रियल मीनिंग ये नहीं है, ये मैं आगे चल के क्लियर करूँगा कि मार्केटिंग के रियल मीनिंग क्या है, मार्केटिंग का हकीकी मतलब क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इतना समझ लेते हैं जो कि आम फहम सी बात है कि मार्केटिंग का काम है बिज़नेस को बढ़ोतरी देना, बिज़नेस को बढ़ाना, एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना। अब यहाँ पर जो है सवाल एक है मेरे पास जो आया है, वो सवाल ये है कि हाँ कोमल, इट्स वेरी सिंपल, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए दो सवाल है, मैं दोनों को बारी बारी एड्रेस करता हूँ। एक सवाल ये है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है सप्लायर से, माल बेचने वाले से, रबड़ लकड़ी बेचने वाले से ट्रक भेजकर माल मंगवाना, उस माल को मंगवा के स्टॉक रूम में रखना, ये इनबाउंड है। फिर उसको कन्वर्ट करना ऑपरेशन में, मशीनों में, प्रोसेस में, जिससे प्रोडक्ट तैयार करना, ये ऑपरेशन है। और फिर जब वो तैयार हो जाए, फाइनल शक्ल अख्तियार कर जाए, फिर उसको गोदाम में रख देना। और गोदाम से जाहिर है वो कस्टमर या मार्केट या जो है एक्चुअल यूज़र की तरफ जाएगा, कंज्यूमर की तरफ जाएगा। तो जब ये कंज्यूमर की तरफ जाएगा तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। तो इसका मतलब ये होगा माल उठा के लाना, यानी मटेरियल उठा के लाना इनबाउंड है, उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में ऑपरेशन है, और उसको कस्टमर के घर तक छोड़ के आना, पहुंचा के आना, ये क्या है, ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो आई होप कि अब ये क्लियर होगा। क्यों जी, शाबाश, जिस बच्चे ने सवाल किया था वही बताएं कि क्लियर है। अब जी कोमल बेटी, अब क्लियर है? जी, तो कोमल कह रही है अब क्लियर है। अब जो दूसरे बच्चे का सवाल है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या फर्क है। देखिए, एडवर्टाइजिंग बुनियादी तौर पे एक मैसेज है, पैगाम है। ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है टेलीविज़न, इंटरनेट, ठीक है, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है कि हमने एक गाड़ी बनाई है और बड़ी आला गाड़ी है, इसका नाम है किया कांटो, इसको इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि ये आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगी। हमने एक गाड़ी बनाई है, इसका नाम है सुजुकी आल्टो, ये बड़े काम की गाड़ी है। तो ये पैगाम है। ये हमने एक फ्लोर क्लीनर बनाया है, इसका नाम है जिपिक, तो ये ख़रीदें और इस्तेमाल करें, ये एंटी जर्म है, ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैं पैगाम दे सकता हूँ, या मैं प्रिंट मीडिया यानी अखबारात के ज़रिए ये पैगामात पहुँचा सकता हूँ, या आउटडोर मीडिया जिसके अंदर बिल बोर्ड हैं, स्कैनर हैं, सॉरी बिल बोर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, बैनर्स हैं, तो मैं उसके ज़रिए भी ये पैगाम दे सकता हूँ। तो ये तीन ज़राओं से मैं पैगाम देता हूँ, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी एडवर्टाइजिंग है। जहाँ तक सेल्स प्रमोशन का ताल्लुक है, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हम जाते हैं, लेट्स सपोज हाइपर स्टार जाते हैं, या हम जो है वो क्या नाम लेते हैं, वॉलमार्ट, सॉरी हाइपर स्टार जाते हैं, या हम मैक्रो जाते हैं, और जहाँ जाके वहाँ पे देखते हैं कि हम एक मोर्टीन का स्प्रे ख़रीद रहे हैं।
एंटी मॉस्किटो स्प्रे खरीद लिया मॉर्टिन का, लेकिन उस डब्बे के साथ एक शू पॉलिश चिपका दी हुई है और लिखा हुआ है बाय वन, लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो डब्बा खरीद रहा हूं मॉर्टिन का और साथ लगी हुई है शू पॉलिश। तो ये क्या है? ये सेल्स प्रमोशन है, यानी माल तो खरीदा जा रहा है लेकिन साथ ही साथ अजाफी प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये सारी हरकत, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं कि जनाब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगे दामों बिके, या हमारा प्रोडक्ट जो है उसके जो सेल्स टारगेट है वो किसी तरह से अचीव हो जाए। तो ये है मार्केटिंग का काम। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप से जाना चाह रहा हूँ फिफ्थ स्टेप के ऊपर, लेकिन एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि यहाँ कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा नहीं, यहाँ कोई सवाल नहीं है और जो बच्चा था वो भी करेक्ट है। अच्छा, अब सर्विसेज की बात आ जाती है। सर्विसेज में अगर कोई हरज नहीं कि अगर आप यहाँ लिख दें या समझें आफ्टर सेल सर्विसेज। अब सवाल ये है कि आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है। देखिए, आफ्टर सेल सर्विसेज में काफ़ी कुछ आ जाता है आज के दौर में। मिसाल के तौर पे आफ्टर सेल सर्विसेज में जो चीज़ खरीदी गई है उसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, कि उसको डिप्लॉय करके दिया जाए, उसका ऑपरेशन या उसको चलाने की ट्रेनिंग हो सकती है, मैनुअल हो सकता है। और कोई डाउट नहीं है कि आफ्टर सेल आने वाली कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सामने आने वाले फॉल्ट्स को ट्रीट करने का नाम जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जिन कंपनीज ने आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी दी हैं उनका मार्केट में मुकाम बहुत बुलंद रहा है। यहाँ इससे पहले मुझे याद नहीं कि मैंने एग्जांपल दी थी ये वाली या नहीं, लेकिन दोबारा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अगर पहले भी दे चुका हूँ, कि आफ्टर सेल सर्विसेज का डिफरेंस ये है कि एक ज़माने में पाकिस्तान में दो गाड़ियाँ इकट्ठी हैं। अच्छा, दो गाड़ियाँ इकट्ठी हैं, एक का नाम था टोयोटा, ये आज भी आप देखते हैं, और एक गाड़ी का नाम था माज़दा। ये गाड़ियां तकरीबन इनिशियली इक्वल सेल थी दोनों की, लेकिन आफ्टर सम वाइल जब प्रॉब्लम आई इसके रिपेयर की, तो अभी जापान ने इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाया था अक्सर कंपनी से। तो जो टोयोटा कंपनी थी उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि अगर कोई ऐसा पुर्जा ख़राब है जो कि गाड़ी के इंजन में मौजूद है या गाड़ी के अंदर मौजूद है और गाड़ी शोरूम में खड़ी है, तो बराए मेहरबानी आप गाड़ी मत बेचें, उसको खोल दें, खोल के उसका पुर्जा उठा के ख़राब गाड़ी में कस्टमर को डाल दें ताकि उसकी गाड़ी रुके नहीं। आप जानते हैं नई गाड़ी हो, पहले 2 3 4 साल 5 साल क्या फॉल्ट आता होगा, कोई शॉक खराब हो जाता होगा तो एक शॉक खोल दिया, कोई हेडलाइट टूट गई होगी तो हेडलाइट एक्सीडेंट से टूट गई, या रेडिएटर टूट गया तो वो रेडिएटर निकाल के डाल दिया। तो उन्होंने गाड़ियां खोल दी थी, उन्होंने शोरूम पे सेल बंद कर दी और गाड़ियां खोल के उनके पुर्जे उठा के पुराने कस्टमर्स जो थे उनको मुतमईन करने के लिए फिक्स कर दिया। अब नतीजा ये निकला कि टोयोटा इज रनिंग ऑन द रोड, टोयोटा आज भी रोड पे दौड़ रही है, लेकिन मज़दा ने कहा कि गाड़ियां मत खोलें, हम पुर्जे भेज रहे हैं। अब ज़ाहिर है पुर्जे आने में तो वीक्स टाइम लगने थे, ठीक है, और ये बात भी है आई थिंक एंड ऑफ 80s एंड स्टार्ट ऑफ मिड ऑफ 80s या एंड ऑफ 80s। अब नतीजा ये हुआ कि मज़दा का कस्टमर में एक इमेज फैल गया कि ये गाड़ी के पुर्जे नहीं मिलते,
और एक दफा ये बात डाउटफुल हो जाए तो फिर मार्केट में वो गाड़ी बिकेगी कैसे? लिहाजा टोयोटा इज येट रनिंग ऑन द roads, but Mazda is a bit out of market now. अब इसमें जो सवाल है वो ये है कि इसका जो झटका है ये हमारी मार्केट का मिजाज आज भी वही है। इस एक झटके की आज भी किया गाड़ियां बेचना चाहता है, लोग यही सवाल सामने रखते हैं, क्या इसके पुर्जे मिल जाएंगे, क्या इसके पार्ट्स दस्तयाब हो जाएंगे? अच्छा, पार्ट्स अगर दस्तयाब हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के जी मिल जाएंगे, वो इस पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा मिल जाएंगे तो तुम ऐसा करो इसकी एक प्राइस लिस्ट दे दो, हेडलाइट कितने की है, स्पार्क प्लग कितने का है, फलां चीज कितने की, तो उसकी एक लिस्ट जरा मुझे दे दो। अच्छा, जब वो लिस्ट देता है या लिस्ट निकालता है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट ये आता है जनाब कि लिस्ट तो तब होगी जब पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो आज भी ये बड़ा बिग क्वेश्चन है कि आफ्टर सेल सर्विसेज कंपनी देगी या नहीं देगी। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को वर्कशॉप बनानी पड़ती है, टोयोटा ने बना रखी है, होंडा ने बना रखी है। तो ये बच्चों हमारी 5 बातें मुकम्मल हो गई जो प्राइमरी एक्टिविटीज से मुतल्लिक थी, जिसके अंदर हमारा जो था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स था, फिर उसके साथ साथ जो है वो ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। अब यहां तक अगर आप कहते हैं कि क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बच्चों, जी कोमल है, हमजा है, किरण है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो यस कह दिया सबने। अच्छा, तो जी बिल्कुल, ये एक तरह से कस्टमर सर्विसेज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और किरण बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, मार्केटिंग का अभी मैंने बताया कि इसका मकसद है सेल्स बढ़ाना, ऑर्डर जनरेट करना, प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग मैं आगे जाके बताऊंगा जब मैं मार्केटिंग पढ़ाऊंगा आपको, यानी इस सब्जेक्ट में मार्केटिंग का एक पूरा सेक्शन है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी भी मैं जो बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये परसेप्चुअली आसान सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि मार्केटिंग का काम है इश्तहार लगाना, प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना, प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक हो गया ऑफिसर? अच्छा, अब ये तो सारी बातें वो थी कि सर ने जैसे परसीव किया बयान कर दिया। जरा उस स्लाइड पर भी चलते हैं जहां पे आपने जाके इसको पढ़ना है, तो उस स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। ये स्लाइड है। सबसे पहले बात है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है जी? रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग। क्या हैंडलिंग जी? रॉ मटेरियल इनपुट। ठीक है, क्या करना? रॉ मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना, उसको हैंडल करना, तो ये है इनबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल को लेकर उसको फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करने का नाम जो है वो है ऑपरेशन। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? दीज आर एक्टिविटीज जो गुड्स बन गई हैं उनको स्टोर करना, ठीक है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करने से पहले, और फिर उनको डिलीवर करना गुड्स को जाके कस्टमर को। तो ये है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो उसका आप कहते हैं हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब जहां तक सवाल है हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स का, तो मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब है कि कोई स्पोर्ट्स हो रही हैं उनको स्पॉन्सर किया जाए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के इमेज को इन्हांस करने के लिए एडवर्टीजमेंट की जाए, ये मार्केटिंग एंड सेल्स है।
लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपका सर्विसेज का, तो सर्विसेज में हमारा ताल्लुक इस चीज के साथ है कि जो चीज बेची है उसकी इंस्टॉलेशन की जाए, आपके घर में जाके, आपकी फैक्ट्री में जाके आपको चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, और अगर कोई मसला है तो उसको रिपेयर किया जाए। तो ये हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं ये हमारी सर्विसेज हैं, जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। अब आप बच्चे समझना चाहेंगे कि ये तो प्राइमरी होगी सर, आपने दो तरह की कही थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो चलते हैं सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी को भी देखते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो एक दफा हम रिवर्स गेयर लगा रहे हैं, तो वो स्लाइड पे चलते हैं जो खाली है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये सारी एक्टिविटीज बुनियादी हैं, प्राइमरी हैं, और ये सारी जो हैं ये सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज में सबसे पहले जो चीज सपोर्ट करती है वो ये है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसे बनाया है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस कैसे रन होता है, किस तरीके से बजट बनता है, फाइनेंसिस कैसे मैनेज होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे मैनेज होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे मैनेज होता है, इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने का जो आपका निज़ाम है, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने का जो आपका निज़ाम है, आपका सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ये हमारी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर फर्म की फाइनेंसिंग कैसे चल रही है, तरीकाकार क्या है, उसका निज़ाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन कैसे होती है, या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए इंस्ट्रक्शंस आगे कैसे फॉलो की जाती हैं, उस पर अमल दरामद कैसे कराया जाता है। ये सारी की सारी बातों का ताल्लुक जो है वो हमारे जो है वो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। तो ये पहला सपोर्टिव स्टेप है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब अगर आप देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्कुलर इशू होते हैं, कोई लेटर इशू होते हैं, कोई मेमोरेंडम इशू होते हैं, ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही। हर फर्म में बजट बनाया जाता है, बजट प्लान किया जाता है, बजट डिज़ाइन किया जाता है। ये सारे मामलात क्या हैं, ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये आपके रिलेटेड हैं आपके निज़ाम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फर्म स्ट्रक्चर के साथ। क्वालिटी कंट्रोल का एक मेयार है, एक तरीक़ाकार है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सीनियर से जूनियर को फॉलो की जाती है और देखा जाता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। ये सारे का सारा निज़ाम जो है इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, लोगों को किस तरह बनाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, किस तरह काम की तकसीम करते हैं आप लोगों में। तुम्हें मार्केटिंग करनी है, तुम्हें फाइनेंस करना है, तुम्हें प्रोडक्शन चलानी है, तुम्हें ये काम करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस देने का आपका तरीका है, निज़ाम है तो ये जाहिर है वैसे कागजी निज़ाम बना हुआ या कंप्यूटराइज निज़ाम बना होगा। तो ये फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आ जाता है। जाहिर बात है इंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाती है ना, और जो भी काम होता है उसकी एक्टिविटी को रिपोर्ट नीचे से ऊपर किया जाता है। इसलिए इंफॉर्मेशन ऐसे ही पास ऑन होती है ना कि ये ऑर्डर करते हैं, ये सुनते हैं, ये आगे ऑर्डर करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये भी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, क्योंकि इसी के जरिए इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल किया जाता है कि कौन किसके सामने जवाबदेह होगा। तो ये बच्चों इसको हम कहते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहां तक सवाल है
जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप देखते हो कि एक चीज़ जो है आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, तो ये मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि सर ये बड़ा मुश्किल काम। आपने कई दफ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया है, समझा है कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम ये है कि ये जो है वर्कर्स को हायर करते हैं, उसके लिए ये इंटरव्यू लेते हैं, उसके लिए ये उनके टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है ट्रेंड करते हैं ताकि वो एक्सपर्ट हो जाएं, और एक्सपर्ट होकर जो अपना कस्टमर है उसको बेस्ट सर्विसेज दे सके। कंपेटिटर के मुकाबले में हमारी जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा बेहतर हो। यही चीज़ हमें अपने जो कंपेटिटर है उसके सामने कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करती है। यही चीज़ हमें अपने कंपेटिटर के सामने बुनियादी एडवांटेज दिलवाती है, लिहाजा हम इसको कहते हैं ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब जहाँ तक सवाल है आपका टेक्नोलॉजी का, तो देखिए हर फर्म को, हाँ लेकिन यहाँ तक ये है कि पहले ये क्लियर कर लिया जाए कि आपको ये बात समझ आई है, हमजा इकबाल भाई, बात ये है, सवाल आपका वैलिड है। हायरार्की जो होती है ये फर्म की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम हायरार्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम हायरार्की। अच्छा बच्चों, अब दो काम हो गए, पहला फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ गया, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स समझ आ गया। अब तीसरी जो बात आप समझने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखिए हम जितना मर्जी आसान से आसान बिजनेस कर लें, जितना मर्जी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस बिजनेस कर लें, हर फर्म को दूसरी फर्म मुकम्मल तौर पे ये नहीं बताएगी कि वो चीज़ को बनाते कैसे। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या टोयोटा होंडा को ये बताएगी कि हमने नया इंजन डिज़ाइन कैसे किया है, इसकी डिज़ाइनिंग हुई कैसे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर कैसे रहे? ये तो कोई भी नहीं बताता। क्यों बताए? क्या कभी एजीएस ने एक्साइड को जाकर बताया हो कि हमारी बैटरी में ख़ास बात क्या है? ऐसे तो नहीं होता। हर एक को खुद काम करना पड़ता है, खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है, और खुद उसको अपने आर एंड डी होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अपना प्लांट बनाना पड़ता है, उस प्लांट के टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं, उस प्लांट के अंदर जो है वो उसको चलाने के लिए प्रोसेस बनाने पड़ते हैं। ये कोई नहीं बताएगा कि हमने ये प्रोसेस डिज़ाइन कैसे किया। हाँ ये एक अलग बात है कि आप किसी कंपनी का इंजन ले जाएं, उसको अपनी लेबॉर्ट्री में ले जाएं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई फैक्ट्स निकाल लें तो निकाल लें, वरना कोई आपको आके नहीं बताएगा कि ये काम जो है ये हमने कैसे किया। लिहाजा इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से करनी पड़ेगी, कोई आपको आके नहीं बताएगा। और उसके लिए कई थॉट्स होते हैं, कई तरीक़ाकार होते हैं। इसमें मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम जो है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, एक कंपोनेंट होता था, किसी इक्विपमेंट में लगता था, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता था, वो मोनो कॉर्पोरेशन ऑफ इंग्लैंड बनाती थी। अब्बा जी की उस पर नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये तो हम बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। मैं भी बड़ा हैरान था कि इसको ये करेंगे कैसे। बहरहाल एनीवे, मैं जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे
अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेज कर रहे थे, मुझे यही लग रहा था कि अब्बा जी बड़े पैसे ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुली उस दिन मुझे नज़र आया जिस दिन अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और वो कंपोनेंट बन गया। तो वो कंपोनेंट जो है वो जो मोनो कॉरपोरेशन थी वो उस वक्त 65 रुपीज़ में बेचती थी। तो अब्बा जी ने उस ज़माने में पहले 15 में बेचा, फिर बाद में और सस्ता कर दिया था, 12 रुपये में कर दिया, यानी लोकली इसको मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है ये कितनी इसके अंदर मार्जिन होती होगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये हर कंपनी ने अपनी खुद बनानी है, कोई दूसरा नहीं बताएगा कि मैंने ये मिलेट मशीन पे बनाया है, ये मैंने रोटरी मशीन पे बनाया है, ये मैंने शेपर पे बनाया है। तो डिफरेंट चीज़ों पर चीज़ें बनती होंगी यकीनन, लेकिन ना तो रोबोट की टाइप कोई बताएगा आपको, ना कोई मशीन की टाइप बताएगा। ये आपने खुद अपनी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करनी है। हो सकता है कि आप कटिंग के लिए, बेंडिंग के लिए और टेक्नो वर्क के लिए जर्मन से मशीनें मंगवाएं, कुछ खुद डिज़ाइन करें, और फिनिशिंग के लिए चाइना से मंगवा लें। ये भी आपकी मर्जी है, आपने जब डिज़ाइन करना है तो आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मुझे इकोनॉमिकली दस्तयाब है, कौन सी चीज़ कहाँ पे मुझे सस्ती दस्तयाब है। तो ये आपकी अपनी जो है वो एक स्वाबदीद है जिसके ऊपर आपने ये सारा मामला जो है इसको टैकल करना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ये R&D है, जिसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम कहते हैं। और इसके अंदर हम कहते हैं कि आप किस तरह से डायरेक्टली प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं, रिसोर्सेस को और मटेरियल को मैच करते हैं और अपनी इनोवेटिव कैपेसिटी में प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब 3 मुकम्मल हो गए, एक हो गया आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा हो गया आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसको आप कहते हैं प्रोक्योरमेंट। देखिए प्रोक्योरमेंट आल दो के हाफिज साहब ने पहले इस पर सवाल पुट कर दिया था, और वो सवाल जो है वो बिल्कुल उस वक्त इतना मजे का नहीं था, लेकिन अब उसका आंसर दिया जा सकता है। प्रोक्योरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में फ़र्क है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का काम है माल को उठा के लाना, ट्रक पे लादना और लाद के ला के अपने स्टोर में इसको सिक्योर करना, ये है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लेकिन मटेरियल की बाइंग एग्रीमेंट करना कि ये मैं कितने में खरीदूंगा, ये प्रोक्योरमेंट का काम नहीं है, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का काम नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट का काम कि मैं ये मटेरियल कितने में खरीदूंगा। उसके बाद ना सिर्फ ये कि मटेरियल खरीदने के मुआहदे ये करते हैं, जो आउटलेट्स खुलती हैं किसी भी फर्म की, अगर वो खुद चला रहे हैं तो उस आउटलेट्स के लिए जो बिल्डिंग चाहिए होती है वो भी यही या अक्वायर करते हैं या ये बनाते हैं, जो भी है ये भी इन्हीं का सिलसिला है, इन्होंने करना। कहीं आपको फैक्ट्री के लिए या फैसिलिटी के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए हो तो वो भी इन्होंने ही फाइनल करनी है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने का मुआहदा नहीं करते, बल्कि ये बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, प्रेमिसेस वगैरह को भी हायर करने के जो मुआहदे हैं, जो एडवर्टीज जो भी इश्यूज हैं, उनको भी यही टैकल करते हैं जी। तो ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, यही इसको डील करते हैं। ठीक है जी। तो ये है कि मुआहदा या डील प्रोक्योरमेंट करता है, हाँ उठा के जो लाना है, पिक करके लाना है, उसको ला के सिक्योर करना है, सेव करना है, ये ज़ाहिर वर्कर्स का काम है। तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है, जबकि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा करना जो है वो इनका काम नहीं है। अब इसके अंदर हम चलते हैं फिर, और जहाँ पे आपने पढ़ना है जाके उसको ज़रा आपके सामने रखते हैं। ये देखिए सबसे पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें प्लानिंग कैसे करते हो, फाइनेंस कैसे है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, इंफॉर्मेशन पास ऑन कैसे होती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे होती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका।
इसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आता है और रूटीन और रिचुअल यानी कल्चर भी आता है। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली देखते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरह से आप जो है वो इम्प्रूव करेंगे और इनोवेटिव कैपेसिटी में प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एचआर के अंदर आप कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए लोगों को हायर करते हैं और अपने कंपेटिटर से ज़्यादा बेहतर वर्कर चाहते हैं। और प्रोक्योरमेंट में आप जो है परचेजिंग करते हैं मटेरियल्स की, बाइंग करते हैं बिल्डिंग्स की जो चाहिए हैं, और ये सारा कुछ आपकी कोशिश होती है कि कंपेटिटर के मुकाबले में ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव किया जाए ताकि कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सके। अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ हम कंपेटिटर से ज़्यादा बेहतर कर सकें, अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ हम कंपेटिटर से बहुत बेहतर शक्ल में कर सकें, तो समझ लीजिए हमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस बेस पे करते रहे और इम्प्रूव करते रहे, तो ना सिर्फ हमें ये कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, बल्कि साथ ही साथ हम इसको सस्टेन भी कर सकेंगे, यानी लंबे अरसे तक हम उनसे आगे रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारे का सारा जो है ये आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। रुतबा कह रही है कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज ये होता है कि दूसरों के मुकाबले में अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। दूसरों के मुकाबले में आप कोई चीज़ क्वालिटी वाइज बेहतर बना सकते हैं, तो ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों से पूछते हैं कि क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी स्टूडेंट्स, तो रुतबा हैं, हाफिज़ हैं, ठीक है जी, एनी खान हैं और इमरान हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं ये क्लियर है आपको? तो रुतबा कह रहे हैं कि क्लियर है, और जो है हाँ, वो अच्छा था कि हम पढ़ लेते। तो सब बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैंने मेरे शहर में जो है वो गोरमे बेकर्स बड़ा मशहूर है, तो उसको मैंने सामने रख के एक जो है वो वैल्यू चेन जो है उसकी ग्राफ की है गोरमे बेकर्स की। गोरमे बेकर्स जो है ये क्या करता है कि इनके कॉन्ट्रैक्चुअल और अपने ट्रक्स हैं जो मार्केट से आटा यानी मैदा और घी और स्वीट्स उठा के लाते हैं, कैंडीज और जो जो कुछ भी बेचते हैं, जूसेस वगैरह नेस्ले के, ये सारे उठा के लाते हैं। ऑपरेशंस में ये है कि इनके पास सेंट्रलाइज्ड बेकरीज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, केक्स बनाती हैं, और इसके अलावा इनका कैटरिंग का बिजनेस है जिसके अंदर ये खाने बनाते हैं, ठीक है जी। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर इनके पास डिलीवरी सिस्टम है। जो बेकरी है वहाँ पर डिलीवरी ये है कि आपके जो थैले हैं, शॉपिंग बैग हैं और बॉटल्स हैं, वो आपकी गाड़ी तक पहुँचा दिए जाते हैं। लेकिन जो कुक्ड आर्टिकल हैं जैसे बिरयानी की देग है या कौरमे की देग है, वो आपके घर तक कैरियर्स या कैरीज या ट्रक्स उठा के लाते हैं। तो देखिए, राइस लेके आना, मीट लेके आना, फ्लोर लेके आना, घी लेके आना, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। उस घी को, उस आटे को, उस चावल को पकाना और उससे पेस्ट्री बनाना, केक बनाना और देगे पकाना, ये इनका ऑपरेशन है।
और फिर उसको बेकरी के आउटलेट पे जाके रख देना और कस्टमर की कन्वेंस तक पहुंचाना, ये इनका आउटबाउंड है। या वो जो कुक्ड इनका जो कह सकते हैं फूड है, उसको होम्स तक डिलीवरी देना, ये इनका आउटबाउंड है। मार्केटिंग और सेल्स में ये दो काम करते हैं। ये ऑन शेल्फ प्रमोशन करते हैं, यानी जो चीज़ इनकी नहीं आती है, आमतौर पे टीवी में इश्तहार बहुत कम देते हैं, जो मेन शेल्फ होती है ना एंट्रेंस पे, उसके सामने रख देते हैं। इससे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो अट्रैक्ट होता है और उसको खरीद लेता है। ये हमेशा अपने आउटलेट्स यानी बेकरी बड़ी आइडियल लोकेशन पे बनाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे ये अपना आउटलेट बनाते हैं उसके बाहर जो बिल बोर्ड लगा होता है वो अल्टीमेटली इनकी एडवर्टीजमेंट बन जाती है। अल्टीमेटली वो इनके लिए, वो कहते हैं क्या, मशहूरी का बायस बनता है। फिर आगे आते हैं तो ये ऑफर करते हैं सर्विसेज में, अगर कोई आप कंप्लेंट कर दें तो उसी वक्त उसको डील करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों को चेंज कर देते हैं। ये इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसका सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल हैं, तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंश्योर करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन करें जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो, यानी सस्ते से सस्ती प्रोडक्शन हो, ठीक है जी। और ज़्यादातर ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईटेक भी ना हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं कि क्रिसमस पे, ईद पे जो है, जैसे आप लोगों का क्रिसमस आ जाता है या हमारी ईद आ जाती है, तो उस पे ये जो है एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो और उस वक्त ये अपनी पेस्ट्री, केक वगैरह जो है वो ज़्यादा बना सकें। या हैप्पी न्यू ईयर आ गया। वर्कर हायरिंग के अंदर आम तौर पे ये वर्कर ऐसे लाते हैं जो स्मॉल टाउन से आए होते हैं, ये उनको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देते हैं बेकरी के अंदर ही। ये ग्लव्स पहनो, पेस्ट्री को चिमटे से उठाओ वगैरह वगैरह। सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कैश हैंडलिंग की, और मिडल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए ग्रोसर्स हैं, तो जाहिर बात है ग्रोसरी आर्टिकल परचेज करते हैं, जनरल स्टोर आइटम्स परचेज करते हैं, लोकेशंस ऑफ आर आउटलेट हायर करते हैं। तो ये है आपके गवर्नमेंट का पूरा निज़ाम। क्यों बच्चों, कोई बात समझ आई आप लोगों को? तो ये है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा निज़ाम आपको इसके अंदर बना के लिखा है। तो कुछ बच्चों को समझ आई? तलहा, सादिया, हाफिज साहब, क्लियर है? जी, तो हाफिज साहब कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। रुतबा का जवाब नहीं आया जी, शाबाश। तो कोमल कह रही है ठीक है, ठीक हो गया। और जो है रुतबा अभी भी बात कर रहे हैं कि जनाब हमें अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं बताई। अच्छा जी, तो देखिए जहाँ तक सवाल है इस चेन का, तो ये तो बिल्कुल वही एक्टिविटीज़ थी, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन से इसको लिंक कर दिया, इसी से लिंक कर दिया। रुतबा जहाँ से समझ नहीं आई वो ज़रा मुझे पॉइंट बता दीजिए प्लीज़। जी प्लीज़ पॉइंट बता दीजिए जो पॉइंट है, चूँकि मैं तो आपका सवाल उसी वक्त आंसर करता हूँ ना। ठीक है, अब ये सवाल नहीं हो सकता कि आपके सर ये ज़रा इंटरप्राइज मैनेजमेंट की समझ नहीं, ज़रा पूरा ही दोबारा बता दें। तो ये नहीं है, आप मुझे वो पॉइंट्स बताइए जहाँ से आप ये कहें कि जी ये वो पॉइंट है जिसको मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, ये देखिए ना, आपको मैंने बड़ा कहा कि आप मुझे चांस दीजिए, लेकिन आपका मसला ये है कि आप जो चीज़ कहते नहीं, अभी पहले ये बताओ भैया मेरा इंटरव्यू ना लो, मेरी चीज़ों को समझो, मैं ज़रूर आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा, तो डेफिनेशन भी बता के चलूँगा, कोई मसला नहीं है, मैंने रोकनी नहीं है डेफिनेशन। अच्छा जी, तो मैंने कहा था कि हम पहले एक एक स्टेप को समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन खुद बना देते हैं। अच्छा जी, तो लो जी, वैल्यू चेन की डेफिनेशन बना देते हैं जी।
क्या है जी वैल्यू चेन? हम ये कहते हैं कि इट इज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच कन्वर्ट material and immaterial material and immaterial raw goods into finished goods and services. तो सारी की सारी डेफिनेशन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रोडक्शन की ही फॉलो कर रहे हैं। हम मटेरियल और इमटेरियल रॉ गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। किस तरह से? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज के साथ। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पहली, आउटबाउंड दूसरी, ऑपरेशन दूसरी, तीसरी आउटबाउंड मार्केटिंग और पांचवी सर्विसेज। इन सब को हमने ऐड किया, इसके साथ साथ सपोर्टिव एक्टिविटीज ऐड हुई, तो इन सब एक्टिविटीज से मिलके हमने रॉ मटेरियल और इन रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया और मेक कर दिया एक प्रोडक्ट या सर्विस। दिस इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू चेन। जी, अब बता दीजिए, बात क्लियर है? जी, तो ये जनाब क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन हो गया बच्चों क्लियर आपका, ठीक है जी। जी, तो क्यों नहीं आया? ये आ गया। जी हाफिज साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रोक्योरमेंट के इसके अलावा भी काम है। जो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए है वो इन्होंने देखना है कि कहाँ से सस्ता और इकोनॉमिकल मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। रुतबा आप क्लियर है बेटा? ये रुतबा, आर यू लिसनिंग? जी शाबाश। वेयर इज रुतबा? ठीक हो गया बच्चों, ये बेस्ट हो गया जी। अब आप कहते हैं जी हमें तो सारी समझ आ गई है, तो क्यों ना आपसे कुछ सवालात कर लिए जाएं जिससे पता लगे कितनी कुछ समझ आई है। लो जनाब, पहला सवाल आपसे करते हैं हम। पहला सवाल आपसे ये, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ स्पोर्टिव एक्टिविटीज एज डिस्क्राइब बाय माइकल पोर्टर। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्टिव एक्टिविटी? ठीक है जी, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो वी कैन से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है? आप ऑप्शन बता सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। असल में बात यह है कि हमने जो टर्म यूज़ की थी वो फर्म स्ट्रक्चर नहीं थी, डेट वाज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। लिहाजा डी जो है वो नोमेनक्लेचर में नहीं आता था। फर्म स्ट्रक्चर एक उसमें से था, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए डी ऑप्शन था यहाँ पे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर्टिव एक्टिविटी इन पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल? इसमें से स्पोर्टिव एक्टिविटी कौन सी है?
तो मोस्टली बच्चे जो आंसर मुझे दे रहे हैं, दिस आंसर इज ए, दैट इज प्रोक्योरमेंट। क्योंकि ऑपरेशन तो प्राइमरी एक्टिविटी है, मार्केटिंग एंड सेल्स भी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी है, प्रोक्योरमेंट जो है वो स्पोर्टिव एक्टिविटी है, लिहाजा बाकी तीनों प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ठीक हो गई जी बात। तो हम इसको यहां तक रखते हैं, क्या ख्याल है कि अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए आज? अगला टॉपिक मैं चेक करता हूँ कौन सा है। अगर ये कोई छोटा टॉपिक है तो इसको हम शुरू कर दें। अगला टॉपिक जो है हमारा वो होगा इंशाल्लाह, वो होगा हमारा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके अंदर हम जो है बात करेंगे आप दोस्तों के साथ। इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ अहम पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके साथ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक, जैसे कि तो हम इसके अंदर बात करेंगे आपके साथ 4 अहम बात सिस्टम्स के ऊपर, जिसके अंदर हम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको पढ़ाएंगे। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको पढ़ाएंगे। इसके अंदर हम जो ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग पे बात करेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, फिर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का इम्प्रूव्ड वर्जन जो आया है उस पर 2 के ऊपर। तो 1 और 2 दोनों तरह के मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ERP पे, जिसको आप कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और उसके बाद बात करेंगे हम आपके साथ जो है लास्ट टॉपिक जो होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके अंदर हम बात करेंगे आपके साथ ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक्स के ऊपर, के ऊपर। ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जो कि नेक्स्ट हमारे अगले टॉपिक के लिए होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है चूंकि बीच में आप 3 छुट्टियां आ जाएंगी, तो यहाँ तक का काम जो है आपको चाहिए कि डन कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप लोगों को कैसी समझ आई है? कैन यू गिव सम फीडबैक अबाउट द टुडेज लेक्चर? आज के लेक्चर का फीडबैक आप कैसा देना चाहेंगे? जी बच्चों, तो शहाब कह रहे हैं कि अच्छा था, अच्छा रहा, गुड रहा। हमजा कह रहे हैं एंजॉयड। हाफिज शहाब, सादिया हबीब कह रही हैं बहुत अच्छा था, और इमरान कह रहे हैं बहुत नाइस था। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए। इंशाल्लाह हम अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह।